यह कहानी किसी साधारण जोकर की नहीं है। यह कहानी एक ऐसी शक्ति की है जो समय से परे है, जो ब्रह्मांड के अंधकार से आई है और जिसने सैकड़ों सालों तक एक छोटे से अमेरिकी शहर को आतंकित किया है। यह है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन की कहानी, जिसे हम ईट के नाम से जानते हैं। दरअसल पेनीवाइज की कैरेक्टर पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसकी रूट्स रियल वर्ल्ड हॉरर में है। स्टीवन किंग ने इस कैरेक्टर को क्रिएट करते समय एक एक्चुअल सीरियल किलर से इंस्पिरेशन ली, जॉन वेन गैसी। जॉन वेन गैसी एक अमेरिकन सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक में 33 युवा पुरुषों और लड़कों को मर्डर किया। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि गेसी कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड फिगर था। वह लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक्टिव था, चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था और चिल्ड्रंस पार्टीज में पोगोद क्लाउन के रूप में परफॉर्म करता था। गैसी का क्लाउन पर्सना, मेकअप, कॉस्ट्यूम, बैलून ट्रिक्स बच्चों को एंटरटेन करने के लिए परफेक्टली डिजाइंड था। लेकिन बिहाइंड दिस चीयरफुल फसाड एक मॉन्स्टर था। यह डुअलिटी, सरफेस पर फ्रेंडली क्लाउन, अंडरनीथ में रूथलेस किलर, एग्जैक्टली वही है जो पेनीवाइज में है। स्टीवन किंग ने इस रियल हॉरर को एम्पलीफाई किया और सुपरनैचुरल एलिमेंट ऐड किया। किंग ने इंटरव्यूज में कहा है कि गेसी केस ने उन्हें डीपली डिस्टर्ब किया। आइडिया कि एक क्लाउन जो जॉय और इनोसेंस का सिंबल है एक्चुअली एक प्रेडेटर हो सकता है, यह टेरिफिंग था। गसी के क्राइम ने अमेरिकन कल्चर में ईविल क्लाउन आर्केटाइप को पॉपुलराइज किया। कुल्रोफोबिया सिग्निफिकेंटली बढ़ गया 1970 के बाद। पेनीवाइज ने इस कल्चरल फियर को टैप किया और एक आइकॉनिक हॉरर फिगर बन गया। आईटी केवल एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है, यह रियल वर्ल्ड एंग्जाइटीज और फियर्स का रिफ्लेक्शन है। तो चलिए जानते हैं पेनीवाइज के बारे में, उस क्लाउन के बारे में जो बच्चों के डर में जन्म लेता है लगभग 13.8 अरब साल पहले। जब हमारा ब्रह्मांड बना तब केवल यही ब्रह्मांड नहीं था, इसके परे एक विशाल शून्य था, एक ऐसी जगह जहां सभी डिमेंशंस मिलती हैं, सभी रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इस जगह को मैक्रोवर्स कहा जाता है। मैक्रोवर्स कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, यह एग्जिस्टेंस के बाहर का एक वॉइड है, एक ऐसा अंधकार जहां समय, स्थान और वास्तविकता का कोई मतलब नहीं है। स्टीवन किंग की मिथोलॉजी में यह वह जगह है जहां सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली एंटिटीज रहती हैं। पहली है माथुरिन। मैचुरिन एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है, एक जायंट टर्टल जिसने लिटरली यूनिवर्स को क्रिएट किया। लेजेंड के अकॉर्डिंग मैचुरिन को स्टमक अपसेट हुआ, उसने वॉमिट किया और उस वॉमिट से हमारा एंटायर यूनिवर्स फॉर्म हुआ। दूसरी है आईटी, एक प्राचीन बुराई जो डिस्ट्रक्शन और फियर का एम्बॉडीमेंट है। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, यह प्योर इविल एनर्जी है जो किसी भी शेप में आ सकती है। मैचुरिन और आईटी के बीच का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है, वे डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं है लेकिन फिलोसॉफिकल ऑपोजिट्स है। मैचुरिन क्रिएटियन, प्रोटेक्शन, विजडम और लव का एम्बॉडीमेंट है। आईटी डिस्ट्रक्शन, फियर, इग्नोरेंस और हेट का एम्बॉडीमेंट है। आईटी का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, यह प्योर शेप शिफ्टिंग एंटिटी है जो किसी भी फॉर्म को एज्यूम कर सकती है। लेकिन अपने विक्टिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए आईटी को एक रिकॉग्नाइजेबल, अप्रोचेबल फॉर्म की जरूरत थी। 1800s के लेट पीरियड में आईटी ने एक स्पेसिफिक फॉर्म अडॉप्ट किया, बॉब ग्रे, एक ट्रैवलिंग सर्कस क्लाउन। रियल बॉब ग्रे एक परफॉर्मर था जो अपनी बेटी के साथ एक सर्कस ट्रेन में ट्रैवल करता था। एक दिन आईटी ने बॉब ग्रे का फॉर्म एसम किया और असली बॉब ग्रे परमानेंटली डिसअपीयर हो गया। इस बॉब ग्रे पर्सना को आईटी ने रिफाइन किया और एक नई आइडेंटिटी बनाई, पेनीवाइज डांसिंग क्लाउन। यह नाम सर्कस परफॉर्मर की प्लेफुल इमेज को कैप्चर करता था, लेकिन अंडरनीथ प्योर इविल छिपी हुई थी। अब सवाल उठता है, व्हाई अ क्लाउन? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है एक, अट्रैक्शन। बच्चे क्लाउन्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। क्लाउन्स फन, एंटरटेनमेंट और जॉय का सिंबल है। बच्चे नेचुरली क्लाउन्स की तरफ खींचे चले आते हैं। दो, अनकनी वैली इफेक्ट। लेकिन साथ ही क्लाउन्स में कुछ इनहेरेंटली डिस्टर्बिंग भी है। उनका एग्जैजरेटेड मेकअप, फेक स्माइल
और हॉलो आइज एक वियर्ड अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट करते हैं। ये अनकैनी वैली इफेक्ट है। जब कुछ ऑलमोस्ट ह्यूमन होता है लेकिन क्वाइट नहीं, तो ये अनसेटलिंग होता है। 3, कैमोफ्लेज। सर्कस सेटिंग में एक क्लॉन का स्ट्रेंज बिहेवियर नॉर्मल लगता है, आईटी आसानी से ब्लेंड कर सकती थी। 4, रेड बलून्स। पेनीवाइज ने अपने सिग्नेचर प्रॉप के रूप में रेड बलून्स को अडॉप्ट किया। ये बलून्स चिल्ड्रन को ल्यूर करने का परफेक्ट टूल थे। अब हम चलते हैं उसकी शक्तियों पर। पहला है डेडलाइट्स ईट का सबसे भयानक एस्पेक्ट, उसका ट्रू फॉर्म है। मैक्रोवर्स में ईट 3 चमकती हुई ऑरेंज रेड लाइट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। इन लाइट्स को डेडलाइट्स कहा जाता है। डेडलाइट्स को देखना किसी भी लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। जो कोई भी इन्हें डायरेक्टली देखता है उसका माइंड कंप्लीटली शैटर हो जाता है। डेडलाइट्स एवरीथिंग का एंड है, एक इन्फिनिट वॉइड जहां सोल्स हमेशा के लिए ट्रैप हो जाती हैं, एंडलेस टेरर में फ्लोटिंग करती रहती है। स्टीवन किंग के अनुसार डेडलाइट्स वह जगह है जहां ईट अपने विक्टिम्स की सोल्स को स्टोर करता है। यह एक इटर्नल प्रिजन है जहां से एस्केप इम्पॉसिबल है। दूसरा है शेप शिफ्टिंग, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। यह ईट की प्राइमरी पावर है, अनलिमिटेड शेप शिफ्टिंग। ये लिटरली किसी भी फॉर्म को अस्यूम कर सकती है। पर्सनल फियर्स का मैनिफेस्टेशन, ईट किसी व्यक्ति के माइंड को रीड कर सकती है और उनके डीपेस्ट फियर को फिजिकल फॉर्म दे सकती है। नॉवल और फिल्म्स में यह रिपीटेडली दिखाया गया है, जैसे एडी कैस्ब्रैक के लिए एक लेपर, क्योंकि एडी को डिजीजेस का डर है। बेवर्ली मार्श के लिए ब्लड फाउंटेन, क्योंकि बेवर्ली को अपनी डेवलपिंग सेक्सुअलिटी और एब्यूज का डर है। माइक हैनलन के लिए बर्निंग हैंड्स, उसके पेरेंट्स की ट्रेजिक डेथ से कनेक्टेड। रिची टोजियर के लिए क्लाउन्स और वेयरवुल्व्स। बेन हैंसकम के लिए ममी, इजिप्शियन मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड। हिस्टोरिकल फॉर्म्स, ईट ने हिस्ट्री में कई फॉर्म्स अडॉप्टेड किए हैं, लेकिन पेनीवाइज सबसे सक्सेसफुल रहा। तीसरा है टेलीकिनेसिस और रियलिटी वॉर्पिंग। ईट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अपनी मेंटल पावर से मूव कर सकती है। डोर्स अपने आप खुल जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स फ्लाई करने लगते हैं, स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग यह है कि ईट लोकल रियलिटी को वॉर्प कर सकती है। वह इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है जो कंप्लीटली रियल फील होते हैं। वह विक्टिम्स को एंडलेस लूप्स में ट्रैप कर सकती है। चौथा है इमॉर्टैलिटी। आज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है, पॉसिबली मिलियंस। ट्रेडिशनल वेपन से इसे किल नहीं किया जा सकता। बुलेट्स, नाइव्स, फायर कुछ भी वर्क नहीं करता। ईट को डिफीट करने के लिए कुछ डीपर, मोर फंडामेंटल अप्रोच चाहिए। और पांचवां और सबसे आखिरी, साइकिक मैनिपुलेशन। ईट सीधे माइंड्स में एंटर कर सकता है। वह नाइटमेयर्स क्रिएट करती है, हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करती है और मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। पृथ्वी पर ईट का आगमन, द अराइवल, लाखों साल पहले एक भयानक कॉस्मिक इवेंट हुई। ईट मैक्रोवर्स के वॉइड से निकलकर हमारे यूनिवर्स में एंटर कर गई। यह कोई पीसफुल अराइवल नहीं थी, यह एक वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट था। ईट एक मैसिव मीटियर की तरह पृथ्वी की सरफेस पर क्रैश हुई। जहां यह गिरी वहां ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन हुआ। पत्थर टूट गए, आग फैल गई, जमीन में डीप क्रेटर बन गया। यह वही लोकेशन थी जहां बाद में डेरी, मेन शहर बसा। क्रैश होने के बाद ईट तुरंत एक्टिव नहीं हुआ, बल्कि यह पृथ्वी की डीप अंडरग्राउंड लेयर्स में चला गई। वहां एक मैसिव अंडरग्राउंड केव सिस्टम में ईट ने अपना ड्वेलिंग बना लिया। लाखों साल तक ईट एक डीप हाइबरनेशन में रहा। यह वेट कर रही था उस समय का जब पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व होगी, क्योंकि ईट को जिस चीज की जरूरत थी वह थी डर, और डर केवल कॉन्शियस बीइंग्स ही फील कर सकती है। ईट का फर्स्ट अवेकनिंग 1715 का साल। यूरोपियन सेटलर्स अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में कॉलोनीज बना रहे थे। उस समय एक ग्रुप ने उस एरिया में सेटलमेंट शुरू की जहां ईट बेरिड थी। इस सेटलमेंट का नाम रखा गया डेरी। सेटलमेंट के दौरान वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए नेटिव अमेरिकन्स और यूरोपियन सेटलर्स के बीच। ये वायलेंस, ये ब्लडशेड,
ये कलेक्टिव फियर ईट के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। सैकड़ों लाखों साल की नींद के बाद आईटी जाग उठा और जागते ही उसने अपना फर्स्ट मैसेकर किया। 340 लोग एक रात में मारे गए। किसी को नहीं पता था कैसे, किसी को नहीं पता था क्यों, लेकिन यह ईट का इंट्रोडक्शन था। अब सवाल उठता है, वाई डेरी? दरअसल डेरी एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड था ईट के लिए। पहला इग्नोर कर दी जाती थी अंडरग्राउंड नेटवर्क। डेयरी के नीचे एक मैसिव सीवर सिस्टम था जो शहर भर में फैला हुआ था। यह ईट के लिए परफेक्ट लेयर था। दूसरा, पॉपुलेशन। शहर में पर्याप्त पॉपुलेशन थी, खासकर बच्चे, और बच्चे ही ईट का प्राइमरी टारगेट थे। तीसरा, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। डेयरी में पहले से ही वायलेंस और ट्रेजेडी का एक डार्क हिस्ट्री था। यह नेगेटिव एनर्जी ईट को अट्रैक्ट करती थी। चौथा, सीवर सिस्टम, अंडरग्राउंड किंगडम। डेयरी के बीनीथ एक मैसिव सीवर सिस्टम है जो पूरे सिटी में फैला हुआ है। यह कोई ऑर्डिनरी सीवर नहीं है, यह एक लैबिरिंथीन नेटवर्क है जो कई माइल्स तक स्ट्रेच करता है। इसके सबसे डीप पॉइंट पर एक इनॉर्मस कैवन है। यही ईट का ट्रू लेयर है। अब आता है द वेल हाउस ऑन नीबोल्ड स्ट्रीट। डेयरी में एक अबैंडन्ड हाउस है, 29 नेबोल्ड स्ट्रीट। इसके बेसमेंट में एक ओल्ड वेल है जो डायरेक्टली सीवर सिस्टम से कनेक्ट होता है। ये ईट के फेवरेट एंट्री पॉइंट्स में से एक है सरफेस वर्ल्ड में आने के लिए। ओमनी प्रेजेंस थ्रू आउट। डेयरी ईट का डेयरी पर एक सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस है। पूरा शहर ईट के प्रेजेंस से इन्फेक्टेड है। यही कारण है कि डेयरी में इतनी ट्रेजेडीज होती हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। एडल्ट्स में एक कलेक्टिव एमनीजिया है, वे देखते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। अब आता है ईट का शिकार पैटर्न, द हंटिंग साइकिल। इधर जागने के बाद ईट ने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना शुरू किया। हर 27 से मई ईट जागता है। जागने के बाद लगभग 12 से 18 महीने तक एक्टिव रहता था। इस पीरियड में बच्चे डिसअपीयर होने लगते थे, मर्डर्स होते थे, ट्रेजेडीज बढ़ जाती थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता था। ईट फिर से स्लीप में चला जाता था। अगले 27 साल तक डेयरी रिलेटिवली पीसफुल रहता था। वाई चिल्ड्रन? बच्चों ही क्यों? ईट प्राइमरली बच्चों को टारगेट क्यों करती है, एडल्ट्स को क्यों नहीं? इसके कई रीजंस हैं। प्योर फियर। बच्चों का डर अडल्ट्स के डर से ज्यादा प्योर और इंटेंस होता है। इजी टारगेट्स। बच्चे फिजिकली वीक होते हैं और आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। एनर्जी सोर्स। ईट बच्चों के फियर को कंज्यूम करता है। यह फियर उसकी पावर का सोर्स है। मीट क्वालिटी। किंग के नॉवल में एक डिस्टर्बिंग डिटेल है। ईट क्लेम करता है कि फ्राइटेंड बच्चों का मीट बेटर टेस्ट करता है। अब आती है ईट की कमजोरियां, वीकनेसेस। ईट के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन उसकी भी कुछ स्पेसिफिक वीकनेसेस है। बिलीफ और इमेजिनेशन। यदि कोई जेन्युइनली बिलीव करता है कि कुछ ईट को हार्म कर सकता है तो वह अक्तली काम करता है। मैच्योरिन का ऑपोजिशन, कॉस्मिक टर्टल। मैच्योरिन ईट का नेचुरल एनिमी है। मैच्योरिन का प्रेजेंस ईट को वीकन करता है। यूनिटी और फ्रेंडशिप। जब लोग टुगेदर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ईट की पावर डिमिनिश हो जाती है। फिजिकल डैमेज टू ट्रू फॉर्म। अगर ईट को उसके ट्रू स्पाइडर फॉर्म में फोर्स किया जाए तो वह वल्नरेबल हो जाता है। और यह सब हमें ईट चैप्टर 1 और 2 में साफ दिखाया गया है कि कैसे लूजर्स क्लब ने उसे हराया था। अब इसका अंतिम प्रभाव, द लास्टिंग इम्पैक्ट। अंततः पेनीवाइज की लास्टिंग इम्पैक्ट इसीलिए है क्योंकि यह एक यूनिवर्सल फियर को टच करता है कि हमारे सबसे सेफ, मोस्ट इनोसेंट स्पेसेस में भी डेंजर लर्क कर सकता है। पेनीवाइज एक रिमाइंडर है कि फियर हमारे भीतर है और केवल करेज, लव और यूनिटी के थ्रू ही हम इसे ओवरकम कर सकते हैं।